सिनेमा डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे फिल्म फोकस। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक ठग जिसका नाम है निकी न्यूयॉर्क शहर के एक बार में जाता है। वहाँ उसे एक खूबसूरत लड़की एक ऐसे आदमी के साथ दिखाई देती है जो उसे परेशान कर रहा है। वह उस आदमी से भागकर निकी की मेज पर आ जाती है और उसे बलि का बकरा बना देती है। लड़की का नाम है जेस। कुछ ड्रिंक्स के बाद वो निकी को अपने होटल के कमरे में ले जाने के लिए फुसलाती हैं और वे इंटीमेट होने लगते हैं। तभी एक आदमी गन के साथ कमरे में आता है और निकी को मारने की धमकी देता है। जैस कहती है कि ये उसका पति है। वहीं निकी कहता है कि उसे कैंसर है और जैस को लगता है कि वो उनके बारे में पहले से जानता है। वो आदमी असल में जैस का साथी था जिसने निकी को लूटने की प्लानिंग की थी, लेकिन उनका प्लान फेल होने के बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जैस होटल से बाहर जा रही है, तभी निकी आकर उसे कॉफ़ी पर इनवाइट करता है। कॉफ़ी पर निकी जैस को दो ठग के बारे में बताता है जिन्होंने एक खतरनाक प्लान बनाया, लेकिन वो प्लान फेल होता देख एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को गोली मार दी ताकि ऐसा लगे कि वे साथ में काम नहीं कर रहे। और ये दोनों पार्टनर निकी के पिता और दादा थे। गोली मारने के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल किया था उसका नाम था टोलेडो पैनिक बटन। जैस निकी को ये टेक्निक सिखाने के लिए कहती है। निकी कहता है कि किसी को ठगने के लिए सबसे ज़रूरी है फोकस, और इस काम के लिए आदमी के दिमाग में घुसकर उसकी तरह ही सोचना पड़ता है। और ये बात समझाते हुए वो जैस की कई चीज़ें निकालकर उसके सामने रख देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि निकी अपने दोस्त हॉर्स और टीम के साथ दूसरे शहर में जाता है। निकी वहाँ हॉर्स रेस में काफ़ी पैसे हार जाता है। वहीं जैस निकी के बारे में छानबीन करती है और उसे ढूंढ लेती है। वो उसकी टीम में शामिल होने के लिए कहती है। निकी जैस को हॉर्स से मिलवाता है और अपनी टीम में शामिल करने से पहले उसकी परीक्षा लेना चाहता है। शहर में सेलिब्रेशन चल रहा है और सारे लोग सड़कों पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। वे जैस को प्रैक्टिस के लिए वहां ले जाते हैं, जहां जैस लोगों के पर्स, घड़ियां और ज्वेलरी आसानी से निकाल लेती हैं। जैस की स्किल्स देखकर निकी उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। अब निकी उसे कसिनो ले जाकर बाकी टीम से मिलवाता है, जहाँ वे अपने बाकी काम के बारे में बताते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड करना। वे फेक एटीएम सेट करते हैं ताकि पिन रिकॉर्ड कर सके। वहाँ जैस की मुलाकात फरहाद से होती है, जो और भी खतरनाक काम को अंजाम देता है। निकी के ठिकाने पर प्रोफेशनल तरीके से काम होता है और मुनाफे को सभी लोगों के बीच बांट दिया जाता है। जैस को वहाँ एक नेकलेस पसंद आता है, लेकिन निकी कहता है कि हमें हर चीज़ को बेचना पड़ता है ताकि कोई सबूत पीछे ना रहे। जैस निकी को पूछती है कि हम बड़ा काम कब करेंगे जिससे कि आगे काम करने की ज़रूरत ही ना पड़े। निकी कहता है कि देखो, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि छोटे छोटे काम करने से हम किसी की नज़रों में नहीं आते। अगले दिन निकी टीम को बधाई देता है क्योंकि इस हफ्ते उन्हें $1 मिलियन की कमाई हुई है। वो सबको घर जाने के लिए कहता है और बताता है कि उनका हिस्सा घर पहुंच जाएगा। हॉर्स निकी को पैसों से भरा हुआ बैग देते हुए कहता है कि वादा करो कि तुम इन पैसों से जुआ नहीं खिलोगे। निकी वादा करता है। अगले दिन निकी और जैस फुटबॉल मैच देखने जाते हैं। जैस को गेम में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए निकी उसके साथ छोटी छोटी शर्त लगाता है, जैसे कि क्या वो आदमी हॉटडॉग पकड़ेगा या नहीं, गोल होते वक्त कौन खड़ा होगा। तभी एक लड़की खड़ी होकर बाहर आ रही है। निकी शर्त लगाता है कि कितने लोग उस लड़की को पीछे से देखेंगे। जैस 8 कहती है और निकी 3 पर दांव लगाता है। तभी वहाँ बैठा आदमी लियुआन 5 नंबर पर दांव लगाता है, जो उन्हें कब से ये गेम खेलते हुए देख रहा था। 7 लोग उस लड़की को पीछे से देखते हैं। जैस का नंबर 8 सबसे करीब है, इसलिए वो गेम जीत जाती है। लियुआन गेम पर शर्त लगाने के लिए कहता है, लेकिन जैस मना करती है क्योंकि उसे गेम के बारे में कुछ नहीं मालूम। लेकिन निकी $1000 की शर्त लगाता है और हार जाता है। वे फिर से शर्त लगाते हैं और निकी फिर से हार जाता है। देखते ही देखते निकी $1,00,000 हार जाता है। ये देखकर जैस वहाँ से जाने के लिए कहती हैं, लेकिन निकी पैसों का बैग टेबल पर खाली कर देता है, जो कि है $1.1 मिलियन। निकी लियुआन को सिंपल हाई कार्ड ड्रॉ खेलने के लिए कहता है, यानी जिसका पत्ता भारी होगा सारा पैसा उसका। ये सुनकर लियुआन एक्साइटेड हो जाता है। वो कार्ड उठाता है जिसका नंबर है 5। अब निकी को जीतने के लिए 5 से भारी पत्ता निकालना होगा, लेकिन यहाँ भी किस्मत निकी का साथ नहीं देती। वो पत्ता निकालता है जिसका नंबर है 3 और निकी सारा पैसा हार जाता है। ये देखकर जैस वहीं बैठ जाती है। जो पैसा उन्होंने कमाया था वो सारा हार चुके हैं। हारा हुआ निकी वहाँ से जाने लगता है।
तब ली युआन उसे चिढ़ाने के लिए ताना मारते हुए कहता है कि ये बच्चों का खेल नहीं है। यह सुनकर निकी वापस आता है और शर्त को दुगना करने के लिए कहता है। शर्त यह है कि वो ली युआन को ग्राउंड पर खेल रहे किसी भी प्लेयर को चुनने के लिए कहता है और वो बता देगा कि उसने कौन सा खिलाड़ी चुना है। ये असंभव सी बात थी। ली युआन को लगता है कि निकी पागल है और उसके साथ शर्त लगाने से इनकार करता है। तब निकी कहता है कि जैस उस खिलाड़ी का नंबर बताएगी जिसे ली युआन ने चुना है। ये सुनकर जैस भी चौंक जाती है। अब ली युआन आसानी से आने वाले पैसे जाने नहीं देना चाहता, इसलिए वो एक खिलाड़ी को चुनता है। जैस बानोक्लूनर से खिलाड़ियों को देखती हैं। तब ली युआन उसे बैकआउट करने का मौका देता है, लेकिन निकी उसे खिलाड़ी चुनने के लिए कहता है। तभी जैस की नज़र एक खिलाड़ी पर जाती है जिसकी जर्सी का नंबर है 55। जैस 55 नंबर बताती है और वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं, खुद जैस भी, क्योंकि अब वे 2 गुना पैसा जीत चुके हैं। कार में निकी जैस को बताता है कि यह सब पहले से ही प्लान था। निकी जानता था कि ली युआन एक जुआरी है, इसलिए उसने स्टेडियम और ली युआन उस दिन जहाँ जाने वाला था वहाँ 55 नंबर उसके सामने आता रहे ऐसा सेटअप किया था, जिससे ली युआन के सबकॉन्शियस माइंड में 55 नंबर बैठ गया था और जब वक्त आया तो उसने 55 नंबर को ही चुना। तभी एक और कार आती है। निकी जैस को उस कार में जाने के लिए कहता है। वो जैस को उसके हिस्से के पैसे दे देता है। ये देखकर जैस काफ़ी दुखी होती है। 3 साल बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि ब्यूनस आयर्स में निकी एक अरबपति रेस कार ओनर राफेल गेरिगा और उसके पार्टनर से मिलता है। उनके पास एक नया फ्यूल बर्न एल्गोरिथम है जो उन्हें अगले सीज़न में रेस जीतने का दावेदार बना सकता है। फिर भी राफेल को चिंता है कि इतना काफ़ी नहीं होगा, इसलिए वे प्लान बनाते हैं कि निकी राफेल की कंपनी का नाराज़ कर्मचारी बनकर सबसे मजबूत राइवल टीम के मालिक मैक एवन से मिलेगा और उसे डुप्लीकेट फ्यूल बर्न एल्गोरिथम टेक्नोलॉजी बेच देगा, जिससे कि कंपटीशन पहले से कम हो जाएगा। अब प्लान के मुताबिक निकी राफेल के विला में आयोजित पार्टी में जाता है। वो बारटेंडर से वोडका मांगता है ताकि ऐसा लगे कि वो नशे में है। फिर निकी सबसे मिलता है और अब वो प्लान के मुताबिक राफेल से लड़ने जाता है। तब वो जैस को सीढ़ियों से नीचे आते हुए देखता है और वहीं जम जाता है। जैस राफेल को किस करती हैं और निकी के पास आती हैं। निकी उसे कहता है कि तुम अच्छा काम कर रही हो और धोखेबाजी के खेल से काफ़ी आगे निकल चुकी हो। निकी फिर से वोडका पीने जाता है। फिर वो गुस्से में राफेल के नाराज़ एम्प्लॉय होने की एक्टिंग करता है, लेकिन राफेल को धक्का देने की बजाय वो उसे पंच मार देता है, क्योंकि उसे जैस के साथ देखकर वो काफ़ी गुस्से में है। राफेल का पार्टनर निकी को वहाँ से बाहर ले जाता है। कुछ ही देर बाद मैकएवन का गार्ड उसके पास आता है और उसे मैकएवन के साथ लंच के लिए इनवाइट करता है। अगले दिन निकी मैकएवन के साथ लंच करने जाता है, लेकिन अपने काम पर फोकस नहीं कर पाता। वो काफ़ी इरिटेट हो रहा है क्योंकि जैस उसके सामने राफेल के साथ फ्लर्ट कर रही है। मैकएवन निकी से फिर से मिलने के लिए कहता है, जब उसके पास पक्का सबूत होगा कि उसके पास जो फ्यूल बर्निंग एल्गोरिथम है वो ओरिजिनल है। अब निकी जैस के पास आता है और बताता है कि वो उस पर भरोसा ना करे। जैस कहती है कि जब उसने उसे छोड़ दिया तो वो राफेल पर भरोसा क्यों ना करे। जाते वक्त जैस निकी का वॉलेट उसे वापस देती है, जो इस बात का इशारा है कि उनकी गेम सही दिशा में चल रही है। कुछ दिन बाद निकी प्रूफ के साथ मैकएवन के पास आता है और ये साबित कर देता है कि उसके पास जो एल्गोरिथम है वो असली है। मैकएवन फ्यूल बर्निंग एल्गोरिथम का 2 मिलियन यूरो में सौदा करता है। अब निकी जैस के पास आने की लगातार कोशिश करता है। वो जैस से मिलने के बहाने ढूंढता है। एक दिन जैस निकी को वो सब कुछ बताती है जो वो सुनना चाहता है और आखिर में कहती है कि पिछली मुलाकात के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं ये तुम्हें दिखाऊंगी कि मैंने कैसे पुरुषों के साथ गेम खेलना सीख लिया है। वो निकी से कहती है कि मुझसे दूर रहो, क्योंकि वो फिर से उसकी बातों में नहीं आने वाली। इसलिए निकी अब फरहाद को बुलाता है ताकि वो जैस को समझा सके कि वो निकी को माफ़ कर दे। फरहाद अकेला जैस से मिलता है और उसे वो नेकलेस देता है जो उसे 3 साल पहले पसंद आया था, जिसके बाद जैस फिर से एक बार निकी से बात करने के लिए तैयार होती है। निकी बताता है कि पिछले 3 साल से उसने कोई काम नहीं किया क्योंकि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मदद के लिए निकी ने उसके पिता का भी संपर्क किया। अब जैस पॉइंट पर आते हुए कहती है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। निकी कहता है कि वो उसे चाहता है, लेकिन जैस को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता क्योंकि वो एक धोखेबाज आदमी है। रात को जब निकी अपने होटल पहुंचता है तो वो जैस को उसके रूम के बाहर पाता है। दोनों के बीच सुलह हो जाती है। अगली सुबह निकी बताता है कि वो आज रात यहाँ से जा रहा है
और चाहता है कि जैस भी उसके साथ जाए। तभी राफेल का पार्टनर ओवेंस वहाँ पर आता है। वो उससे छुटकारा पाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अंदर आ जाता है। उसे देखकर जैस चुप जाती है। ओवेंस कहता है कि काम तेजी से नहीं हो रहा और वो कमरे में घूमता है, मानो कि जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। मौका देखकर जैस बालकनी में छिप जाती है और ओवेंस एक पैकेज रखकर वहाँ से चला जाता है। हकीकत में निकी ने फ्यूल बर्निंग एल्गोरिथम न सिर्फ मैकओवेन बल्कि बाकी टीम के ओनर्स को भी बेच दिया था, वो भी 2 मिलियन यूरो की कीमत पर। और ऐसा करके निकी 27 मिलियन यूरो इकट्ठा कर लेता है। रात में निकी को मैसेज मिलता है कि उसका पता चल गया है, लेकिन वो भागने की बजाय जैस का इंतज़ार करता है। वक्त बीतने के बाद वो बैग उठाकर जा रहा होता है, तभी दरवाजे पर जैस आती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैकओवेन का गार्ड दुकान से कुछ अजीब सी चीज़ें खरीदता है। फिर वो कार ड्राइव करते हुए अपने आप को सेव करता है और फिर निकी की कार को टक्कर मार देता है, जिसके बाद जैस और निकी को किडनैप करके राफेल को एक वेयरहाउस पर लाया जाता है। दोस्तों, ये एक जासूस था जो निकी और जैस पर नज़र बनाए हुए था। राफेल निकी को बताता है कि वो जानता है कि उसने एल्गोरिथम मैकओवेन को 2 मिलियन यूरो में बेचा था, लेकिन उसके बैग में 27 मिलियन यूरो है, जिसका मतलब यह है कि उसने एल्गोरिथम सभी टीम को बेच दिया। अब राफेल ये जानना चाहता है कि उसे असली एल्गोरिथम कैसे मिला। वो जैस को तब तक टॉर्चर करता रहता है जब तक निकी अपना मुंह नहीं खोलता, जिसके बाद निकी सच्चाई बताने के लिए तैयार हो जाता है। निकी कहता है कि इस काम के लिए उसने जैस का इस्तेमाल किया और उसने जैस के नेकलेस में एक बग डाल दिया था। इसलिए जब वो राफेल के होटल रूम से बाहर आई तो बग ने कंप्यूटर पासवर्ड को इंटरसेप्ट कर लिया। यह सुनकर जैस रोने लगती है। वहीं राफेल हंसने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि निकी झूठ बोल रहा है। अब वो जैस के मुंह से टेप हटा देता है। जैस बताती है कि राफेल उसका प्रेमी नहीं है, वो बस उसकी घड़ी चाहती थी जो $2 लाख की है। वो कभी उसके कमरे में नहीं गई, हालांकि इसके लिए राफेल ने काफ़ी कोशिश भी की थी। जैस ने यह सब निकी को जेलस करने के लिए किया था। आखिरकार निकी सच बताने के लिए तैयार होता है। जैसे ही वो अपना मुंह खोलने जाता है, ओवेंस निकी को गोली मार देता है। ये देखकर राफेल डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। निकी के शरीर से खून बह रहा है। जैस उसे संभालने की कोशिश करती है और बताती है कि वो उससे प्यार करती है। ऐसा लग रहा है कि निकी की मौत हो जाएगी। तभी ओवेंस बताता है कि उसने निकी को सही जगह पर मारा है ताकि उसकी मेन आर्टरी को कोई नुकसान न पहुंचे, लेकिन उसके फेफड़े को नुकसान हुआ है। ओवेंस निकी के फेफड़े से खून निकालता है और उसकी सांसें नॉर्मल करता है। ओवेंस तब निकी को मैलो कह के बुलाता है। जैस को रियलाइज़ होता है कि ओवेंस निकी के पिताजी हैं और वो शुरू से ही इस स्कैम में शामिल थे। उन्होंने यहाँ पर टोलेडो पैनिक बटन मेथड का इस्तेमाल किया था। उस दिन जब ओवेंस ने पैकेज ड्रॉप किया था, उसी में वो असली एल्गोरिथम था। अब ओवेंस निकी को अस्पताल ले जाता है, जहाँ वो रास्ते में निकी को याद कराता है कि उसने तो खतड़ी के मामले में दिल लगाने को लेकर क्या कहा था, इसलिए अब सारा पैसा उसके पास रहेगा। वहीं जैस निकी को अस्पताल ले जाती है। तब निकी जैस के हाथ में राफेल की घड़ी देखता है और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है। दोस्तों, फिल्म का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सिनेमा डायरी को सब्सक्राइब कीजिए।